गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनय सर्स क्लासेस। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 का जो एईसी पेपर है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, इसके एक प्रोज को पढ़ेंगे। यह जो एईसी का पेपर है, इसमें 3 पोएम्स और 3 प्रोज है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रोज को पढ़ेंगे जिसका नाम है द चाइल्ड, और इसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। इसका जो क्वेश्चन आता है वो 50 मार्क्स का और 25 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस तरह से टोटल 50 मार्क्स का यह पेपर होगा। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ही आता है इससे, इसीलिए पढ़ते वक्त एक एक बात पर खूब अच्छे से गौर करना है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग जो कहानी को पढ़ने जा रहे हैं, उसके जो ऑथर है, जो लेखक है प्रेमचंद जी, उनके बारे में कुछ जरूरी बातों को जान लेते हैं। एमसीक्यू में ऑथर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए ऑथर से रिलेटेड जो बातें हैं उस पर भी खूब गौर करना है। प्रेमचंद जी के नाम से तो आप सभी परिचित होंगे। इनका जो ओरिजिनल नेम था, जो वास्तविक नाम था, वह था धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद इनका पेन नेम था, इस नाम से वो लिखते थे। पहले ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और बाद में हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। तो अगर पूछा जाए धनपत राय श्रीवास्तव जी का पेन नेम क्या था, किस नाम से लिखते थे, तो हिंदी में वे प्रेमचंद के ही नाम से लिखने लगे। पहले वे नवाब राय के नाम से लिखते थे उर्दू में, और ब्रिटिश सरकार ने उनका जब एक पुस्तक सोजे वतन लिखा हुआ जब्त कर लिया और उनके लिखने पर कुछ पाबंदियां लगा दी, तब उसके बाद वे हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। तो प्रेमचंद जी का जो वास्तविक नाम पूछा जाए तो धनपत राय श्रीवास्तव। इनका जन्म वाराणसी के पास एक लम्ही नाम का गांव था, वहीं इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 ईस्वी में, 1880 में। इन्होंने लगभग 14 उपन्यास लिखा है, इसी कारण इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। तो यह भी पूछा जाए कि उपन्यास सम्राट किस लेखक को कहा जाता है, तो उत्तर है प्रेमचंद। नोवेल एम्परर, 300 से भी अधिक इन्होंने छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं, और इनकी जो कहानियों का संग्रह है, कथा संग्रह है, उसे मानसरोवर में संकलित किया गया है। 200 से अधिक कहानियों को मानसरोवर में संकलित किया गया है, और मानसरोवर टोटल 8 वॉल्यूम्स में, 8 खंड में प्रकाशित हुई है। ये सारी बातें याद रखना है। ऑथर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है, और कहानी को भी पढ़ते वक्त या फिर लेखक के जीवन से जुड़ी हुई कोई कुछ बातों को जब हम पढ़ते हैं तो सभी बातों को ध्यान रखना है। एमसीक्यू में प्रेमचंद से भी जुड़ी बातें पूछी जा सकती है। इनकी जो मृत्यु है वह 1936 में, 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। ठीक है, अब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। यह जो कहानी है, हिंदी में इसका नाम है बालक, जो प्रेमचंद जी ने लिखा है, उसी का यह इंग्लिश ट्रांसलेशन है। प्रेमचंद जी की मृत्यु के बाद उनकी कई रचनाओं को इंग्लिश और रसियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया था, खासकर इंग्लिश में और रसियन भाषा में। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले एक बात और जान लेना है कि इस कहानी में कुल 4 कैरेक्टर्स हैं, 4 पात्र हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है नैरेटर, वक्ता, जो इस कहानी को कह रहा है। दूसरा जो कैरेक्टर है वह है गंगू। गंगू जो नैरेटर के यहाँ ही सेवक है, नौकर है। नैरेटर जो है इस कहानी के, वक्ता जो है, जो इस कहानी को कह रहे हैं, उसके यहाँ पर गंगू नौकरी करता है, और गंगू एक ब्राह्मण है। तीसरा जो पात्र है वह है गोमती देवी। गोमती देवी एक विधवा स्त्री है जिनसे गंगू का विवाह होता है। जब कहानी को पढ़ेंगे आगे तो विस्तार में जानेंगे, डिटेल में समझेंगे। और चौथा और अंतिम कैरेक्टर इस कहानी का है चाइल्ड, जिसके नाम पर यह कहानी है, बालक, वह बच्चा। और उस बच्चे की एंट्री जो है इस कहानी में एकदम अंत में, लास्ट में जाकर के होगी। बच्चे की चर्चा एकदम कहानी के अंत में जाकर होगी। सबसे पहले नैरेटर ने इस कहानी में गंगू के बारे में डिटेल में बताया है कि गंगू का व्यवहार कैसा है, गंगू कैसा है, गंगू के बारे में डिटेल में समझाया है। और उसके बाद नैरेटर ने स्वयं अपने बारे में, खुद के बारे में बताया है,
पढ़ते समय में एक एक बात को अंडरलाइन कर लेना है। जब नरेटर गंगू के बारे में बताएंगे, जब नरेटर अपने बारे में बताएंगे, और इसके बाद कहानी जो है प्रारंभ होता है। तो आइए अब हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। पीपल कॉल गंगू अ ब्राह्मण। लोग गंगू को ब्राह्मण कहते हैं। ही कंसीडर्स हिमसेल्फ वन टू, मतलब है कि वह भी, जो गंगू है वह खुद को ऐसा ही मानता है, कि वह भी मानता है कि वह ब्राह्मण है। ऑल माई अदर सर्वेंट्स बो टू मी। नरेटर कह रहे हैं, नरेटर बता रहे हैं कि लोग जो है गंगू को ब्राह्मण कहकर पुकारते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, जैसे ब्राह्मण या पंडित है ना, ये तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो गंगू भी ऐसा ही मानता है कि वह उसकी जो है यही पहचान है, वह ब्राह्मण है। ऑल माई अदर सर्वेंट्स बो टू मी। नरेटर कह रहे हैं कि मेरे अन्य सभी जो सेवक हैं वे मुझे प्रणाम करते हैं, मेरा सत्कार करते हैं, झुक करके, बो करते हैं, झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। बट गंगू नेवर ग्रीट्स मी लाइक दिस। लेकिन गंगू जो है वह कभी मुझे इस तरह सत्कार नहीं करता। गंगू इस तरह से झुककर प्रणाम अपने मालिक को नहीं करता था। नरेटर ये बता रहे हैं कहानी को। प्रोबेबली ही एक्सपेक्ट्स मी टू गो टू हिम। अब देखिए, यहां नरेटर कह रहे हैं कि प्रोबेबली, शायद, शायद वह यह उम्मीद करता है कि मैं उसके सामने झुकूं, मतलब मैं उनका सत्कार करूं, मैं उन्हें प्रणाम करूं। शायद ऐसा वह गंगू समझता है, ऐसा सोचता है, ऐसा उम्मीद करता है। यह नरेटर ऐसा सोचते हैं। ही नेवर टचेस एनी ऑफ द यूज्ड यूटेंसिल। देखिए, कहानी के प्रारंभ में जो है, शुरू में गंगू के बारे में पहले बताया जाएगा, और उसके बाद नरेटर जो है गंगू के बारे में बताने के बाद अपने बारे में डिटेल्स कुछ देंगे, अपने बारे में कुछ बताएंगे। एक एक बात को खूब ध्यान से याद रखना है, उसके बाद जो है कहानी शुरू होगा। तो अभी फिलहाल गंगू के बारे में बता रहे हैं कि गंगू खुद को ब्राह्मण समझता है, लोग भी गंगू को ब्राह्मण कहते हैं, वह भी ऐसा समझता है। वह अन्य नौकरों की तरह अपने मालिक के सामने झुककर उन्हें कभी प्रणाम नहीं करता। और नरेटर का यह मानना है कि गंगू शायद यह उम्मीद करता है कि मालिक जो है उसके, वह झुककर उल्टा गंगू को प्रणाम करे। He never touches any of the used utensils. Utensils का मतलब होता है बर्तन। Used utensils का मतलब है इस्तेमाल किया हुआ बर्तन, उपयोग किया हुआ बर्तन। इसका मतलब है जूठा बर्तन। तो वह कभी भी जो इस्तेमाल किए हुए बर्तनों को या जूठे बर्तनों को कभी भी छूता नहीं है। I lack the courage to ask him even to fan me in the hot weather. I lack the courage, मतलब नरेटर कह रहे हैं कि वह कभी ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकते हैं। जब गर्मी का मौसम होता है तो वह कहने का साहस नहीं करते हैं गंगू से कि उसे पंखा झेल दे, हवा कर दे, है ना। पहले के जमाने में क्या होता था, जो अमीर लोग होते थे वो नौकर रखते थे, सेवक रखते थे, और उस या राजा महाराजा भी होते थे, तो क्या करते थे, जो उनके सेवक होते थे वो उन्हें पंखा झलते थे, पंखा झेलते थे, मतलब हाथ से हिलाते थे पंखा, है ना। तो बिजली के पंखा का उतना जो है प्रचलन उस समय नहीं था। लेकिन यहाँ नरेटर कह रहे हैं कि वो कहने का साहस नहीं करते थे गंगू से कि उसे पंखा झेल दे। आगे लिखते हैं, समटाइम्स व्हेन नोबडी एल्स इज अराउंड। कभी कभी जब कोई भी आसपास नहीं होता था, एंड आई एम ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन, और मैं पसीने से लथपथ हो जाता था, मतलब हो जाता हूं। यहां पर जो कहानी है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा जा रहा है, प्रेजेंट टेंस में ही कहा जा रहा है। कह रहे समटाइम्स व्हेन नोबडी एल्स इज अराउंड, कभी कभी जब कोई नहीं होता है पास में, एंड आई एम ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन, और मैं पसीने से लथपथ हो रहा होता हूं, तो ही डज पिक अप अ फैन, तो वह पंखा उठा लेता है। कब उठा लेता है गंगू पंखा? जब आसपास कोई नहीं होता है। ये सब बात ध्यान देना है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा कि वह पंखा कब उठा देता है। जो गंगू है वह पंखा कब उठाता है? जब आसपास कोई भी नहीं होता है, मतलब कोई देखने वाला नहीं होता है कि वह मालिक को पंखा झेल रहा है ना। उसका कहने का मतलब है कि वो यह सब उसके आत्मसम्मान में लगता हो जैसे, तो इसीलिए वह जब कोई पास नहीं होता है तभी पंखा उठाता है। बट हिज एटीट्यूड इज लाइक दैट ही इज डूइंग अ ग्रेट फेवर। लेकिन उसका जो भाव ऐसा होता है, एटीट्यूड इस तरह का होता है जैसे कि वह बहुत बड़ा उपकार कर दे रहा हो। किस पर? नरेटर कह रहे हैं कि मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हो। ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, वह शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, मतलब
बहुत जल्दी गुस्सा जो हो जाने वाला स्वभाव होता है उसको कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। एंड कैनॉट टॉलरेट इवन द स्लाइटेस्ट रिब्यूक, और वह जो है छोटी सी डांट को भी ना बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसके आगे कह रहे हैं कि ही हैज वेरी फ्यू फ्रेंड्स, उसके दोस्त भी बहुत कम हैं। एंड कंसीडर्स इट बिलो हिज डिग्निटी टू सिट विथ द साइज और द बियरर, वह इसे, उसके एक तो दोस्त कम हैं, उस पर से वह किसी साइज के साथ या बियरर के साथ उठने बैठने में अपने शान के, मतलब अपने शान के खिलाफ समझता है। ऐसा लगता है जैसे उसका अपमान हो जाता हो, है ना। साइज का मतलब होता है यहाँ, साइज और बियरर दोनों का ही मतलब नौकर है, सेवक है। अलग अलग प्रकार के सेवक होते हैं, जैसे कि घोड़े को देखभाल करने के लिए, जैसे धनी लोग होते थे ना पहले, तो घोड़ा रखा करते थे, अब घोड़े के देखभाल करने के लिए फिर एक नौकर रखते थे। तो इस तरह से घोड़े के देखभाल करने वाले खासकर जो नौकर रखे जाते हैं उनको कहते हैं साइस। और बियरर जो, वो भी एक नौकर ही हुआ, दोनों नौकर है ना, जो लेन देन, लेना देना, ये सब कुछ देखा करते हैं। तो हम लोग दोनों का मतलब ही समझेंगे कि उनके मालिक के, नरेटर के जो और भी नौकर थे ना, उनके साथ में उठने बैठने को वो अपने शान के खिलाफ समझते थे। कौन? गंगू। गंगू बाकी नौकरों से इतना मेल जोल नहीं रखते थे। आई हैव नेवर सीन हिम बीइंग फ्रेंडली विथ एनीवन, नरेटर कह रहे हैं मैंने उसे कभी किसी से मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए नहीं देखा। जैसे फ्रेंडली एक बिहेवियर होता है ना, कि फ्रेंडली किसी के साथ मिलना जुलना, उठना, बातचीत करना, उस तरह का व्यवहार करते हुए नरेटर ने उसे कभी नहीं देखा था। नॉर डज ही एवर गो टू अ फेयर और अ शो, ना ही वह कभी किसी मेले में जाता है और ना किसी शो में, किसी शो को देखने के लिए जाता है। ही इज नॉट इवन फॉन्ड ऑफ भांग, वह भांग का भी शौकीन नहीं है, भांग का शौक उसे नहीं है। भांग जो एक तरह का नशीला पदार्थ है, उसका शौक गंगू को नहीं है। विच इज अ कॉमन एडिक्शन अमंगस्ट पीपल ऑफ हिज क्लास। अब यह बात नरेटर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आगे रीजन दे रहे हैं कि विच इज अ कॉमन एडिक्शन, मतलब यह आम लत है, आम आदत है, आम नशा है। अमंगस्ट पीपल ऑफ हिज क्लास, उसके वर्ग के, मतलब गंगू जिस वर्ग का है, गंगू सेवक है, और जो नौकर है, नौकर के वर्ग के लोग जो है ना, जो नौकर हुआ करते हैं, जो सेवक, ये लोग जो है भांग खाया करते हैं। और नैरेटर के अनुसार उस जमाने में कह रहे हैं कि वे लोग भांग वगैरह ऐसे नशा किया करते थे। तो गंगू इस प्रकार का नहीं है, गंगू को भांग का शौक भी नहीं है। ही नेवर प्रेज नॉर डज ही गो फॉर अ बाथ इन द रिवर। ही नेवर प्रेज का मतलब है वह कभी प्रार्थना नहीं करता है, नरेटर ने नहीं देखा है। नॉर डज ही गो फॉर अ बाथ इन द रिवर, ना ही वह नदी में स्नान करने जाता है। एंड ही इज कंप्लीटली इलिटरेट, मतलब वह पूरी तरह से अनपढ़ है, एकदम ही बिल्कुल अनपढ़ है। येट ही एक्सपेक्ट्स ऑल रिस्पेक्ट ड्यू टू अ ब्राह्मण, लेकिन वह ब्राह्मण होने के नाते सभी सम्मान, सभी प्रकार के हर तरह का सम्मान पाना चाहता है, उसकी अपेक्षा करता है। वह चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, हालांकि वह पूरी तरह से अनपढ़ है। उसे क्यों नहीं करना चाहिए, कह रहे हैं लेखक, वाई शुडेंट ही, क्यों नहीं उसे यह अपेक्षा करना चाहिए, उसे क्यों नहीं यह उम्मीद करना चाहिए कि लोग उसका सम्मान करें। अदर पीपल कैन क्लेम रिस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ लेफ्ट टू देम बाय देयर फोरफादर्स, यदि दूसरे लोग जो हैं, अन्य लोग जो हैं, अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के आधार पर सम्मान का दावा कर सकते हैं, श्योरली गंगू कैन ऑल्सो क्लेम रिस्पेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ हिज एंसेस्ट्री, तो निश्चित रूप से श्योरली गंगू भी अपने वंश के कारण, जिस वंश से वह बिलोंग करता है, जिस उनके जो पूर्वज रहे हैं वे ब्राह्मण रहे हैं, आदरणीय रहे हैं, सम्मानित लोग रहे हैं समाज में, समाज के आदरणीय लोग रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि गंगू यह क्यों नहीं उम्मीद कर सकता है, दावा कर सकता है कि उसे भी इसी के कारण, इसी नाते सम्मान दिया जाए, क्योंकि वह एक ब्राह्मण है। आगे नरेटर कहते हैं, अब देखिए, अभी तक जो नरेटर है वह गंगू के ही बारे में बता रहे हैं, और आपको एक एक बात ध्यान रखना है कि गंगू के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है उसके बारे में हर एक बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद जो नरेटर है वो अपने बारे में बताएंगे।
नैरेटर जो वक्ता है, जो कहानी को कह रहे हैं, वह अपने बारे में अब आगे बताएंगे और उस अपने बारे में बता लेने के बाद जो है तब कहानी प्रारंभ होगा। देखिए, अपने बारे में कह रहे हैं नैरेटर कि आई डू नॉट टॉक टू माई सर्वेंट्स एक्सेप्ट व्हेन इट इज नेसेसरी। मैं अपने नौकरों से तब तक बात नहीं करता जब तक कि वह आवश्यक न हो। नेसेसरी मतलब आवश्यक, जब तक आवश्यक नहीं होता है तब तक वो कभी अपने नौकरों से बात नहीं करते हैं। They have strict instructions not to invade my privacy unless they are sent for. उन्हें सख्त निर्देश है एकदम नौकरों को। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस का मतलब सख्त निर्देश। सख्त निर्देश क्या है कि जब तक उन्हें नहीं बुलाया जाए, है ना, अनलेस दे आर सेंट फॉर, जब तक उन्हें बुलाया ना जाए तब तक वे मेरी निजता पर हमला ना करे, मेरी प्रिवेसी पर, मतलब मेरी जो प्राइवेसी है ना, उस पर हमला ना करे, मतलब उस पर दखल अंदाजी ना करे। मतलब अगर नैरेटर अपने किसी काम में व्यस्त हैं तो जब तक किसी नौकर को बुलाया ना जाए तब तक वे लोग खुद से ना आए। सच स्मॉल मैटर as getting a glass of water or putting on the shoes or lightening the lamp, I prefer to do myself rather than send for them. Such small matters as getting a, कह रहे हैं कि जो छोटी छोटी जो बातें होती है, छोटे छोटे काम, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे जो मामले होते हैं, जैसे एक गिलास पानी लाना हो, जूते पहनना हो, या दीपक जलाना हो, दिया जलाना हो, है ना, हो तो इस तरह के कामों के लिए, इस तरह के जरूरत के लिए मैं उन्हें बुलाने के बजाय स्वयं ही करना पसंद करता हूं। ये कह रहे हैं नैरेटर। नैरेटर कह रहे हैं कि आई प्रीफर टू डू माई सेल्फ, मतलब मैं स्वयं ही करना पसंद करता हूं, रैदर देन सेंड फॉर देम, उन्हें बुलाने के बजाय। इट गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। इससे मुझे क्या होता है, स्वतंत्रता का एहसास होता है और आत्मनिर्भरता का भी एहसास होता है। सेल्फ रिलायंस का मतलब है आत्मनिर्भरता, मतलब कि वो नौकरों पर निर्भर नहीं है, ऐसा ऐसा उन्हें फील होता है, एहसास होता है कि वो किसी पर निर्भर नहीं है। द सर्वेंट्स नो माई हैबिट्स बाय नाउ एंड दे सेल्डम बॉदर मी। नौकर भी जो है अब तक मेरी आदतों को जानते हैं, अब जान गए हैं, है ना, सारे नौकर जान गए हैं कि हाँ मालिक का क्या क्या आदत है। और एंड दे सेल्डम बॉदर मी, शायद ही कभी उन्हें परेशान करते हैं, मतलब जल्दी नौकर भी जो है जल्दी उनके पास नहीं आते हैं बिना बुलाए। If ever they pay an unsolicited visit to me, it is either that they want an advance against their salary or that they wish to complain about other servants. कह रहे हैं यदि कभी वे मुझसे अनचाही मुलाकात करते हैं, मतलब इफ दे एवर पे एन अनसॉलिसिटेड विजिट। अनसॉलिसिटेड विजिट का मतलब होता है अनचाही मुलाकात। कभी मतलब बिना बुलाए जैसे आ गए, नैरेटर ने नहीं चाहा और कोई नौकर आ गए उनसे मिलने, उनसे मुलाकात करने, तो इसका कारण या तो यह होता है दे वांट एन एडवांस अगेंस्ट देयर सैलरी, वे सैलरी जो उनको मिलता है, तनख्वाह मिलता है, उसमें कुछ एडवांस पाना चाहते हैं, अग्रिम राशि, पैसों की जरूरत होगी और वे कुछ एडवांस लेना चाहते हो। और दैट दे विश टू कंप्लेन, या फिर वे शिकायत करना चाहते हो, किसका, तो अबाउट अदर सर्वेंट्स, दूसरे जो नौकर हैं, अन्य जो और सेवक हैं नैरेटर के, उनकी कुछ शिकायत करना चाहते हो। यही दो मुख्य कारण रहता है कि वे बिन बुलाए कभी अगर चले आते हैं तो। आगे नैरेटर कह रहे हैं कि बोथ दीज प्रैक्टिसेस आई कंसीडर रिप्रीहेंसिबल, मतलब दोनों जो प्रैक्टिस है, दोनों जो आदत है, दोनों जो प्रथा है, यहाँ आदत होगा, है ना, प्रैक्टिसेस का मतलब यहाँ पर जो नैरेटर कह रहे हैं कि ये जो दो आदत है, एक एडवांस सैलरी मांगने का और दूसरा अन्य नौकरों, अन्य सेवकों की शिकायत करने का, जो ये दो आदत है, दोनों ही रिप्रेहेंसिबल का मतलब होता है निंदनीय, उसे निंदनीय समझते हैं। When I pay them regularly and enough, I do not see any reason why they should finish a month's salary in 15 days. नैरेटर कह रहे हैं कि when I pay them regularly and enough, मतलब जब मैं उन्हें नियमित रूप से, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, समय पर, हमेशा और
इनफ मतलब पर्याप्त वेतन जितना मिलना चाहिए, जो उचित है, दे देता हूं, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता, है ना। कह रहे हैं कि आई डू नॉट सी एनी रीजन, मुझे कोई भी ऐसा कारण नहीं दिखता है, वाई दे शुड फिनिश अ मंथ सैलरी इन 15 डेज, कि एक महीने का जो तनख्वाह है, वेतन है, उसे 15 दिन में ही क्यों पूरा खर्च कर दे। इसे निंदनीय कह रहे हैं। एंड बैक बाइटिंग आई कंसीडर, ये तो पहला जो रीजन है आने का, एडवांस मांगने का, उसके बारे में नरेटर बताएं। और दूसरा जो रीजन होता है दूसरे नौकर की या दूसरे सेवकों की शिकायत करने का, उसके बारे में कह रहे हैं कि एंड बैक बाइटिंग, बैक बाइटिंग मतलब पीठ के पीछे जो शिकायत करना, चुगली करना, उसको कहते हैं बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग आई कंसीडर अ साइन ऑफ वीकनेस और अ मोड ऑफ फ्लैटरी, बोथ ऑफ विच आर इग्नोबल। मतलब बैक बाइटिंग जो है, पीठ के पीछे शिकायत करना, चुगली करना, इसे मैं क्या समझता हूं, आई कंसीडर, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं कि अ साइन ऑफ वीकनेस, यह कमजोरी की एक निशानी है। और अ मोड ऑफ फ्लैटरी, या फिर चापलूसी का एक तरीका है कि दूसरे नौकर की बुराई करेंगे और मालिक के सामने अच्छे बनेंगे, तो यह चापलूसी का या फिर तरीका है। तो ये ध्यान रखना कि बैक बाइटिंग को क्या मानते हैं नरेटर। नरेटर मानते हैं कि बैक बाइटिंग जो है वह कमजोरी का एक निशानी है, साइन ऑफ वीकनेस, और अ मोड ऑफ फ्लैटरी, चापलूसी का एक तरीका है। बोथ ऑफ विच आर इग्नोबल, मतलब दोनों ही, चाहे कमजोरी का निशानी हो और चाहे चापलूसी करने का तरीका, दोनों ही निंदनीय है, ऐसा लेखक, ऐसा नरेटर मानते हैं। इग्नोबल का मतलब भी होता है जो सम्मान योग्य ना हो, मतलब कि निंदनीय, है ना। यहां तक तो नरेटर ने पहले गंगू के बारे में बताया और फिर अपने बारे में, अपने स्वभाव के बारे में कि नरेटर कैसे हैं, इसका चर्चा किया। अब जो है आगे हम लोग कहानी को पढ़ेंगे कि कहानी शुरू होता है कि जब सुबह सुबह गंगू आता है बिना बुलाए हुए। जैसा कि नरेटर पहले ही बता चुके हैं कि नरेटर को यह पसंद नहीं है कि कोई भी नौकर, बल्कि इसके लिए तो सख्त निर्देश है कि बिना बुलाए ना आए। लेकिन गंगू बिना बुलाए ही आ जाता है एक दिन, और फिर क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक अगर कोई भी बात ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक है। थैंक यू।